नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर साहू आप सभी का स्वागत करता हूं भूपेंद्र मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इससे का जो पहले का 2 क्लास आया वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का क्लास था। आज का जो क्लास है वो जनजाति का क्लास होगा। तो चलिए, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जनजाति। तो इस जनजाति के अंतर्गत मैं आपको आज 3 चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, जो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ठीक, जिसमें पहला टॉपिक है जनजातियों का सरकार का प्रयास। जनजातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए, भारत सरकार के द्वारा 1950 से लेकर वर्तमान तक जो भी प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को एक खंड पे एक नीतियों को या प्रयासों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए किए गए प्रावधान। सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए किए गए प्रावधान। ठीक है, प्रावधान। ठीक, जनजातीय विकास के लिए, जनजातीय विकास के लिए। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, दूसरा क्या बताना है आपको? दूसरा बताना है संवैधानिक प्रावधान। ये मेंस का एक एकदम फेमस टॉपिक है कि जनजातियों से संबंधित, जनजातियों के विकास से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को बताइए। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि जनजातियों से संबंधित जो शासकीय प्रावधान हैं और कैसे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से धीरे धीरे इनके लिए नीतियों का निर्माण किया गया, उसे आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ये भी पूछ सकता है। तो मेंस के क्वेश्चन कोई भी बन सकते हैं भाई, मेंस के क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम है, व्यापम है आपका, ये व्यापम हो गया और अन्य जो संस्थाएं हो गई जो छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम लेती हैं, तो वो क्या करते हैं कि आजकल डीपली जाके पूछ रहे हैं, एकदम ऊपरी सतह पे नहीं पूछ रहे हैं। तो ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो संवैधानिक प्रावधान किसके लिए? जनजातीय विकास के लिए, जनजातीय विकास के लिए, विकास के लिए। और जो विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह हैं उसके लिए जो है, उनके विकास के लिए, उनको सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, उनको सभ्य समाज के साथ कनेक्ट करने के उद्देश्य से, उनके संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से उनके लिए क्या बनाया जाता है? अभिकरण बनाया जाता है। अभिकरण बनाया जाता है और विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाता है। ठीक है, जिसे जनजातीय विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए गठित विशेष पीवीटीजी जिसको बोलते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए, जनजाति के लिए गठित विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए गठित अभिकरण एवं विकास प्रकोष्ठ। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैं आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले से शुरुआत करते हैं कि सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। ठीक, ये 2 मिनट आ देता हूँ मैं। देखो दोस्तों कि जब भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो भारत देश जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने उसने क्या किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया। और साथ ही साथ जब अपनी नीतियाँ बनाता, अपनी योजना बनाता, तो इसने रूस की योजना बनाने की पद्धति को अपनाया। तो वर्तमान काल पे, मतलब इससे पहले, अभी तो नीति आयोग योजनाएं बनाती है जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक के आधार पर होती है। लेकिन जब
जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के विकास को आगे बढ़ाने की बात आई तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा रूस के पंचवर्षीय योजनाओं की पद्धति को देखते हुए अपने यहाँ भी पंचवर्षीय योजना लागू करने का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार हमारे भारत देश में कोई भी योजना बनती, कोई भी वो बनता, वो किसके माध्यम से बनता? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बनता, और उसी हिसाब से उसके क्या होते परिणाम और जो दिशा निर्देश है वो तय होते थे। ठीक है, तो जनजातियों के विकास के लिए भी क्या बनाने थी? नीतियाँ बनानी थी, योजनाएं बनाना था। तो इसे किसके माध्यम से बनाया जाना था? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बनाया जाना था। ठीक है, तो अब क्या है कि किन किन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्या क्या चीज़ आती गई, उसको मैं आप एक एक करके बताते जाता हूँ। तो सबसे पहले जो पहली पंचवर्षीय योजना जो आई भारत में, पहली पंचवर्षीय योजना आई, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, जो कि कब से कब तक थी? 1951 से 1956 के बीच पे थी। 1951 से 1956 के बीच में थी। ठीक है, इसमें जनजातियों के लिए क्या प्रावधान थे? तो वही जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान थे कि जनजातियों के लिए पहली बार बजट जारी किया गया। पहली बार बड़े स्तर पर बजट जारी किया गया। बजट जारी किया गया, वो भी कितना? 22.22 करोड़ रुपए। 22.22 करोड़ रुपए। अभी ये अमाउंट आपको बहुत छोटा लग रहा होगा कि 22.22 करोड़ रुपए, बस यार, ठीक, लेकिन उस टाइम पे समझ के देखिए कि उस टाइम पे 22.22 करोड़ रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। आजकल के हिसाब से लगभग वो 100 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास हो सकता है। बिल्कुल 100 से 150 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ठीक, ये तो हो गया पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखो, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अब कोई भी ये समझिए कि अब जनजातियों का होलिस्टिक सिंपल सा विकास करना है क्या? कि उनको आप पैसे दे दो भाई, या उनको सिर्फ आर्थिक विकास कर दो और जनजातियों का संपूर्ण विकास हो गया? नहीं, जनजातियों के बहुउद्देशीय विकास के लिए तो बहुउद्देशीय विकास का टर्म जोड़ा गया। ठीक है, जनजातियों के लिए बहुउद्देशीय नीतियों का निर्माण, बहुउद्देशीय विकास नीतियों का, बहुउद्देशीय विकास नीतियों का निर्माण किया गया। निर्माण किया गया, बहुउद्देशीय विकास नीतियों का निर्माण किया गया। तीसरा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक, जनजातीय विकास के लिए हमको एक मानक इकाई तय करनी थी कि हाँ, इस स्तर पर हम विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ाएंगे। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसमें विकास खंड के स्तर पर या बोल सकते हैं ब्लॉक स्तर को जनजातीय विकास के लिए एक इकाई माना गया। एक इकाई माना गया। ठीक है, तो विकासखंड के स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जनजातीय विकास को एक इकाई, जनजातीय विकास के लिए इसे ब्लॉक को क्या माना गया? एक इकाई माना गया। ठीक है,
अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय जनजातीय उपागम योजना, एक योजना आई थी क्षेत्रीय जनजातीय उपागम योजना, जिसके तहत क्षेत्रीय स्तर पर जनजातियों के विकास के लिए व्यापक प्रावधान किए गए और अच्छे से, और साथ ही साथ उनको अधिक से अधिक उनके विकास के लिए क्या किया गया, सरकार द्वारा कार्य किया गया, तो जिसको क्षेत्रीय विकास उपागम योजना कहा गया। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास उपागम योजना बनी। क्षेत्रीय विकास उपागम योजना बनी। ठीक, पांचवा समन्वित विकास परियोजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, समन्वित विकास परियोजना, समन्वित विकास है ना, तो क्या है ये, समन्वित विकास परियोजना, समन्वित विकास परियोजना। ठीक है, छठवीं पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पे मैं छठवीं और सातवीं दोनों ले देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना तक ही उनके लिए प्रावधान किए गए और उसके बाद वो ऐसा नहीं है कि भाई वो ब्रेक हो गए, वो कंटिन्यू चलते गए। ठीक, छठवीं पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना, तो यही है। ठीक है, जो समन्वित विकास परियोजना है ना, इसी को क्या किया गया, बड़े स्तर पर इसको बढ़ाया गया। ठीक है, मतलब विशेष या फिर इसमें भी समन्वित विकास परियोजना, समन्वित विकास परियोजना। ठीक, और सातवां जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, तो इसमें जो है किसमें फोकस था, जनजातियों में गरीबी उन्मूलन पर फोकस था। किसमें, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर फोकस था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातियों में गरीबी उन्मूलन को लेकर फोकस था, गरीबी उन्मूलन। ठीक, तो गरीबी उन्मूलन को लेकर परियोजना था। तो ये टोटल लगभग हमारे 7 पंचवर्षीय योजनाएं बने। वर्तमान में भी इनका क्रियान्वयन एज इट इज चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में भी इनका क्रियान्वयन है ना, चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, मतलब योजनाएं जो हैं बंद नहीं हुई हैं। जनजातियों से रिलेटेड योजना सरकार बहुत कम ही बंद करती है। ठीक है, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना तक की बहुत सारी नीतियों का निर्माण हुआ। और टोटल हमारे देश में कितनी पंचवर्षीय योजना है, लगभग 12 पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, और 2012 में जो है 5वीं पंचवर्षीय, क्या बोलते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ था। तो नीति आयोग अब क्या करती है, प्लान्स बनाती है, नीतियाँ बनाती है और उसको क्या करती है, फॉलोअप करती है और साथ ही साथ उनका क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देती है। ये लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना तक जनजातियों का विकास जो है एक टर्म पे चला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक लंबे टर्म तक चला और कंटिन्यू चला। ठीक है, और हर एक पंचवर्षीय योजना का कुछ एक उद्देश्य होता था जो स्पेशल होता था। मैंने यहाँ वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर जनजातियों के विकास के लिए जैसे कि जनजातीय निगमों का गठन होना, आयोग का गठन होना। ठीक है, तो वो जब संवैधानिक प्रावधान बताते रहूँगा तो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक, अब दूसरा चीज़ लेकर चलते हैं जो बहुत ज़रूरी है। ठीक,
जनजातियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान। अब देखिए एक एक कर करके हम देखिए संवैधानिक, सबसे पहले इस टर्म को समझिए कि ये संवैधानिक मतलब क्या होता है। संवैधानिक का मतलब संविधान में उल्लेखित, सिंपल सा है और कुछ नहीं है। संविधान में उल्लेखित को, जिसका उल्लेख क्या हो गया भाई, प्रत्यक्ष रूप से संविधान में हो, वो क्या कहलाता है, संवैधानिक उल्लेख कहलाता है या संवैधानिक प्रावधान कहलाते हैं। जिसका उल्लेख संविधान में प्रत्यक्ष रूप से हो वो क्या कहलाते हैं, संवैधानिक प्रावधान कहलाते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते जाते हैं। सबसे पहले जैसे अनुच्छेद, पहला यहाँ से देखते जाइए अनुच्छेद। देखिए मैं जो भी अनुच्छेद लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो भी लिखूंगा, जैसे कि जो भी अनुच्छेद लिखा तो आप ये मतलब वो क्या है कि बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं इसमें से सिर्फ 2-3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जनजातियों से कनेक्टेड है भाई। बाकी अनुच्छेद ऐसे हैं जो अन्य जनरल के लिए भी वो क्या है, एप्लीकेबल हैं। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, ये क्या है, जनजाति स्पेशली जनजातियों के लिए बनाए गए हैं क्या, नहीं, ये जनरल के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जनजातियों के विकास में ये विशेष भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसलिए उसका उल्लेख किया जा रहा है। ठीक, अनुच्छेद 15(4), तो ये क्या है, अनुच्छेद 15(4) जो है वो समाज शैक्षणिक स्तर पर, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो भी राज्य द्वारा संचालित किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या किसी भी सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों पर क्या जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। उनकी विशेष जाति को, जैसे कि कोई कॉलेज हो गया है ना, जैसे कोई सरकारी कॉलेज हो गया, कोई हॉस्टल हो गया, वो उसको सिर्फ आप जनजातियों के लिए क्या कर सकते हो, मतलब रिजर्व कर सकते हो। किसके तहत, अनुच्छेद 15(4) के तहत। ठीक है, तो ये उनके किसके उद्देश्य में काम आएगा, उसके सामाजिक शैक्षणिक जो वो है हित है उनको क्या करेगा, समृद्धि प्रदान करेगा। ठीक, अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) सामाजिक शैक्षणिक हितों के संरक्षण, सामाजिक शैक्षणिक हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। ठीक है, दूसरा जो है अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4) का अर्थ ये है, ठीक है, रोजगार या फिर रोजगार हो गया या फिर नियोजन से संबंधित, या नियोजन से संबंधित विशेष वर्गों के लिए, एसटी वर्ग के लिए, एसटी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना, विशेष प्रावधान करना। ठीक है, विशेष प्रावधान करना, जैसे कि 16(4) के तहत जैसे अनुच्छेद 16 में यहाँ उल्लेख है, ये बोला जाता है अनुच्छेद 16 कि राज्य जो है क्या, राज्य जो है रोजगार या नियोजन से संबंधित चीज़ों में क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अनुच्छेद 16(4) वो 16(1) का अपवाद है, वो बोलता है कि नहीं, राज्य जो है वो जनजातियों के लिए, पिछड़ी जनजातियों के लिए वो क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है भाई। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार जो है उसने 2 बोर्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, कनिष्ठ चयन बोर्ड बनाया हुआ है, जैसे उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए सरगुजा संभाग के लिए एक अलग कनिष्ठ चयन बोर्ड है, जिसमें जो लिपिक की भर्ती है, जो ग्रेड 3 है और ग्रेड
तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी जैसे पदों की भर्ती जो है वो क्या करता है, स्पेशली सरगुजा संभाग के ही निवासियों को वो क्या करता है, मौका देता है, अवसर प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जनजातीय लोगों का क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ रहने वाली जनजातीय जनसंख्या है, जिनको ये क्या मिल सके, अवसर मिल सके और वो शासकीय सेवाओं को प्राप्त कर अपने सामाजिक और अपने सामाजिक स्तर पर वो क्या कर सके, बढ़ोतरी कर सके, आर्थिक स्तर पर बढ़ोतरी कर सके। तो अनुच्छेद 16(4) जो है उनके रोजगार से संबंधित है। ठीक है, इतना याद रखिए। अब अनुच्छेद 23 ले लो, अनुच्छेद 23 ले लो और 24 ले लो। ठीक, ये क्या करता है, शोषण है, दुर्व्यवहार है, बेरोजगार और बंधुआ मजदूरी है और बेगारी है ना। शोषण, दुर्व्यवहार, शोषण हो गया, दुर्व्यवहार हो गया, दुर्व्यवहार हो गया, है ना, बंधुआ मजदूरी, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, बेगारी इत्यादि को क्या करता है, इत्यादि को प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित करता है। आप ग्रामीण इलाके में चले जाओगे, है ना, कमार भुजिया लोगों को आप देखोगे कि वो बेचारे क्या करते हैं, ईंट भट्टे में काम करते रहते हैं। ठीक है, और सभ्य समाज के लोग उनको और भी ऐसे कामों में लगाते हैं जिनके लिए उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको एक बंधक बना कर रख लिया जाता है, उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है, जो कि गलत है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है उनको यह अधिकार देता है कि वह शोषण के विरुद्ध अपना क्या कर सके, अपनी लड़ाई लड़ सके। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 46 उनके सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक, आर्थिक व शैक्षणिक अभिवृद्धि की शैक्षणिक प्रावधान करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना, तो उनको अनुच्छेद 46 यह प्रावधान करता है, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रावधान करता है। एक पिछड़ी हुई जाति के लिए सामाजिक आर्थिक हितों का प्रावधान करता है। अर्थात जैसे कि उदाहरण के लिए क्या, उनको हॉस्टल में रहने देना, उनके लिए क्या करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आती है। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) हो गया, 15(4), 16(4), 23, 24, अनुच्छेद 244। ठीक है, अनुच्छेद 244 के अंतर्गत क्या किया गया है, 6वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है। तो 6वीं अनुसूची क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 6वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है, 6वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है। इसमें जैसे कि स्पेशली 4 राज्य, ठीक, 6वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, विशेष प्रावधान किए जाते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए नए नियम, कानून, कायदे वो बना सके। ठीक है, वह भी क्या होते हैं, विधि के समान होते हैं और वह भी विधि की तरह गवर्न होते हैं। छोटे छोटे से क्या बनते हैं, समितियाँ बनती हैं और उन्हीं समितियों के माध्यम से क्या होता है, उच्च जनजातीय क्षेत्र का जो शासन है वो चलाया जाता है। इसमें डायरेक्ट हेड कौन होता है, राज्यपाल जी होते हैं। राज्यपाल के ही अनुशंसाओं से जो जनजातीय समितियां होती हैं वो अपनी मांगों को राज्यपाल के समक्ष रखते हैं, भाई कि ऐसा हमारे लिए कानून होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी संस्कृति संरक्षित रह सके,
तो उसे देखते हुए राज्यपाल क्या करता है, उनके लिए विशेष कानून का अनुमति प्रदान करता है और उनका हेड जो है राज्यपाल रहता है। राज्यपाल हेड नहीं रहता, मतलब एक प्रकार से अनुमति प्रदान करता है, जो भी उनके जो छोटे छोटे जो समितियां होती हैं उनके द्वारा जो कानून प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार के क्या है, जनजातियों में स्वायत्तता की भावना होती है, राजनीतिक स्वायत्तता की भावना होती है। ठीक है, वो मतलब जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार समझते हैं, प्रकृति के संरक्षक होते हैं, तो उन्हें एक विशेष अधिकार दिया जाता है अनुसूची 6 के अंतर्गत। अनुसूची 5 के अंतर्गत भी ये है कि भारत देश के बहुत सारे राज्यों में अनुसूची 5 है उल्लेखित है, और सिर्फ 4 राज्यों में जो है वो क्या है, 6वीं अनुसूची अभी लागू है, जैसे कि असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, तो वहाँ 4 राज्यों में है। एक और राज्यों का नाम बोल रहा हूँ, उसको मैं बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक आध क्लास में बता दूंगा। अनुच्छेद 29 के तहत भाषा बोली व संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति के संरक्षण का प्रावधान, संरक्षण का प्रावधान। देखिए, अनुच्छेद 29 जो है वो क्या करता है, अल्पसंख्यकों को भी भाषा बोली लिपि के संरक्षण का प्रावधान करता है, और यही अनुच्छेद 29 भी है जो जनजातियों को भी वो क्या करता है, भाषा लिपि और संस्कृति के संरक्षण का विशेष प्रावधान करता है, विशेष प्रावधान करता है। 15(4), 16(4), 23, 24, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29 हो गया। अनुच्छेद 164(1) जनजातीय मंत्री का प्रावधान, अनुच्छेद 164(1) जनजातीय मंत्री का प्रावधान, जनजाति जनजातीय मंत्री का प्रावधान कहने का अर्थ ये है कि भारत देश में 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें आप भले ही कोई मंत्री बनाओ मत बनाओ, भाई एक मंत्री जरूर बनाना है आपको, और वो है जनजातीय मंत्री। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आदिम जाति कल्याण विकास मंत्री होता है। ठीक है, वह उसी प्रकार उन राज्यों में जनजातीय मंत्री होता है। ठीक है, तो जनजातीय मंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत करना ही है। और अभी कौन कौन से हैं, जैसे MP में, CG में, उड़ीसा में और झारखंड में। यहाँ जनजातीय मंत्री को होना अति अनिवार्य है, एकदम मतलब संविधान में ही प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ जनजातीय मंत्री होना ही चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं हम। और भी अनुच्छेद हैं, ऐसा नहीं है कि इतने में ही कंप्लीट हो जाए। आपको ये लिखना है, मेंस में अगर आए तो इन अनुच्छेदों को लिखते जाना है। ठीक है, और ये अक्सर आते हैं। ऐसा है कि देखिए, मेंस का यही तो फायदा है कि कोई भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है और आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, प्री का यही नुकसान है कि प्री में मतलब क्वेश्चन नए भी आते हैं बहुत सारे, जैसे कि टोटल 100 नंबर का प्री बन रहा है। प्री का क्वेश्चन अगर डिज़ाइन हो रहा है, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन हो रहा है, तो उसमें लगभग 10 या 15% ही पुराने क्वेश्चन होंगे, बाकी पूरे मतलब या फिर नए होंगे या फिर मिक्स करके होते हैं। ठीक है, तो लेकिन मेंस का अच्छा ये है, लेकिन मेंस में ये होता है कि आपको बिना देखे लिखना होता है, जो कि बड़ा ही टफ काम है। ठीक है, टफ नहीं है जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि यहाँ ये जो डेटा है, पूरा डेटा जो है वो क्या करता है, रटना ही है। बहुत सारी डेटा आपको क्या करता है, सस्टेन करके इस माइंड पे रखना पड़ता है, इस माइंड को कूल रखना पड़ता है, और बहुत सारी डेटा आपको उसमें सस्टेन करके रखना है। इतना वास्ट सिलेबस है कि कई बार बहुत लोग, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर ने ही अपने एक बार वक्तव्य में कहा था कि
सीजीपीएससी का सिलेबस जो है वो यूपीएससी के भी सिलेबस से ज़्यादा वास्ट है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दुनिया भर का ज्ञान इन्होंने डाल के रखा है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। एक एक टॉपिक दे देते हो आप, टॉपिक को समझने का मौका ही नहीं देते हैं, तो ये भी नुकसानदेह है। ठीक है, तो उसी चीज़ों के अनुसार ही, लेकिन एक हिसाब से इसकी खास बात ये है, अच्छी बात ये है कि आपको इतने सारी चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलता है। अगर आप सीजीपीएससी क्लियर करते हो तो बेशक आपको जैसे यूपीएससी के लिए एक अच्छा खासा मतलब बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण, ठीक है, किसके लिए? जनजातियों के लिए आरक्षण, जनजातियों के लिए। ठीक, अनुच्छेद ये 30 है ना, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332 विधानसभा में आरक्षण। ठीक, किसके लिए? जनजातियों के लिए, जनजातियों के लिए। ठीक, जनजातियों के लिए। अनुच्छेद 335, अनुच्छेद, आप ये समझ गए ना, लोकसभा में आरक्षण, कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं, विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। ठीक है, तो वैसा है। अनुच्छेद 335, ठीक है, वो क्या है कि लोकसभा, अनुच्छेद 335 जो है रोजगार या नियोजन में विशेष आरक्षण का प्रावधान, विशेष आरक्षण का प्रावधान किसके लिए? पिछड़ी जनजातियों के लिए, है ना, पिछड़ी जनजातियों के लिए, पिछड़ी जनजातियों, पिछड़ी जनजातियों के लिए अनुच्छेद 335 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जो राज्यपाल हैं वो जनजातीय ग्रुप से, जनजातीय समुदायों में से किसी एक समुदाय को, उनके या किसी एक उप समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में क्या करते हैं? अधिसूचित करते हैं। ठीक है, तो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। मैं बोला हूँ, उसको आप पॉज करके लिख सकते हो। ठीक, अनुच्छेद 342 के बाद अनुच्छेद 366, जो अनुच्छेद 342 को क्या करता है? परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। ठीक, अब अनुच्छेद और कुछ बाकी है? अनुच्छेद 342, 346, 366 लगभग कंप्लीट है, और भी होगा तो वो चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। लेकिन जनजातीय विकास में कम से कम इतना तो होना ज़रूरी है कि इतने संवैधानिक प्रावधान आपको याद होने चाहिए, ताकि आप उसको क्या कर सके? अच्छे से लिख सके। ठीक है, एक और है, जैसे एक और अनुच्छेद है 244 वाला, वो तो मैं आपको बता दिया था। एक ठोक और है जिसको 275 कर सकते हैं, तो विशेष अनुदान। विशेष अनुदान, विशेष अनुदान का ये अर्थ होता है कि जो वित्त आयोग होता है वो क्या करता है ना, आपको क्या करता है? जनजातियों के विकास के लिए कुछ विशेष अनुदानें प्रदान करता है, ताकि आप उस पैसे को आप किस में लगा सको? जनजातियों के विकास में लगा सको। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 275 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अन्य भी अनुदानें मिलती हैं, सिर्फ जनजातियों के लिए अनुदान दिया जाता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है, अन्य जनरल अनुदान भी दिया जाता
जाता है। लेकिन जनजातियों के लिए एक अलग से मतलब वो होता है, फंड होता है, जिसके अंतर्गत जो है जहाँ जनजातीय जनसंख्या निवास करती है उनको विशेष अनुदान नीति दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गए, क्या हो गए अपने संवैधानिक प्रावधान। किसके लिए? देखो, संवैधानिक प्रावधानों के उपरांत जो है, जो अभिकरण और विकास प्रकोष्ठ है, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, ये विकास प्रकोष्ठ और अभिकरण क्या हुए, देखो सरकारों को लगी कि इनके विकास के लिए कुछ काम करना चाहिए और वो काम जो है स्पेशली होना चाहिए, तो ये किनके माध्यम से किया जाता है? इनका संरक्षण और इनका जो संवर्धन है और उनके लिए योजनाओं का निर्माण अभिकरण और विकास प्रकोष्ठों के माध्यम से किया जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है अभिकरण और विकास प्रकोष्ठ। अभिकरण और विकास प्रकोष्ठ। लेकिन ये जो अभिकरण और विकास प्रकोष्ठ है, ये केवल और केवल विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए बनाए जाते हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए बनाए जाते हैं। जनजातियों के लिए क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये जनजातियों के विकास के लिए जो पिछड़ी जनजाति है, पीवीटीजी ग्रुप है, उनके विकास के लिए काम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जनजातीय विकास अभिकरण जो है, जैसे पहाड़ी कोरबा के लिए जनजातीय विकास अभिकरण की स्थापना कहाँ की गई है, स्थान को पूछता है वो, सिंपल सी बात है। विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है तो वो कहाँ की गई है, तो उसके बारे में पूछता है। तो देखो, टोटल 7 पिछड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति है। 5 जो है वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, 2 जो है वो राज्य सरकार द्वारा घोषित है। तो इनके लिए जो विकास अभिकरण है वो मैं बता रहा हूँ और विकास प्रकोष्ठों को भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है? पहाड़ी कोरबा जनजाति। पहाड़ी कोरबा जनजाति। ठीक है, अब एक ही जगह देखिए, इनके लिए जो अभिकरण है पहाड़ी कोरबा जनजाति के लिए, वो कहाँ है? मेन अंबिकापुर में है। अंबिकापुर में है। ठीक है, लेकिन इनका जो विकास प्रकोष्ठ है वो कहाँ कहाँ है? इनके लिए विकास प्रकोष्ठ जो है वो बलरामपुर में है, बलरामपुर, और दूसरा कोरबा में है। ठीक है, पहाड़ी कोरबा के लिए। दूसरा जो है बैगा जनजाति। बैगा, ये देखिए यहाँ ऊपर ये मिटा देता हूँ मैं, 2 टर्म है यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर में मेरे को सब एक हेडिंग देना है। ठीक है, ये अभिकरण है, अभिकरण है, और ये विकास प्रकोष्ठों के नाम है। विकास प्रकोष्ठों के नाम हैं। ठीक, कहाँ है? उसके नाम है। कहाँ स्थित है? उसके नाम है। ठीक है, फटाक से। तो बैगा जनजाति के लिए अभिकरण कहाँ है? कबीरधाम जिले में है। कबीरधाम जिले में है बैगा जनजाति के लिए। और इसका विकास प्रकोष्ठ बैगा जनजाति के लिए विकास प्रकोष्ठ कोरिया में हो गया, राजनांदगांव में हो गया, और मुंगेली में है। राजनांदगांव और मुंगेली जिले में है। ठीक, तो 2-3 जगह है भाई, एक ही जगह नहीं है, बहुत सारे जगहों पे हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो है आपका पहाड़ी कोरबा कमार जनजाति है ना। तो कमार जनजाति जो है, इनका अभिकरण कमार जनजाति के लिए भाई अभिकरण जो है वो गरियाबंद जिले में है। गरियाबंद जिले में है। और इसके लिए जो विकास प्रकोष्ठ एक ही जगह है क्या? नहीं, बहुत जगह है। कहाँ है? स्पेशली नगरी है, महासमुंद है और भानु प्रतापपुर है। भानु
प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। ठीक है। चौथा है अपना पहाड़ी कोरबा, बैगा, कमार, बिरहोर। ठीक, लेकिन बिरहोर के पहले एक और जाति आती है अबूझ माड़िया, ये ज़रूरी है, अबूझ माड़िया। तो अबूझ माड़िया के जो है, अबूझ जो माड़िया है उसके लिए नारायणपुर में अभिकरण है। अभिकरण का एक स्थान कहाँ है? नारायणपुर पे है। और इनके लिए जो है विकास प्रकोष्ठ है, तो इनके लिए विकास प्रकोष्ठों की जानकारी मेरे को नहीं है, बुक पे भी, जिस बुक से मैं पढ़ा हूँ उस बुक पे नहीं है। ठीक है। तो पहाड़ी कोरबा का जनजाति बैगा, कमार, अबूझ माड़िया, और एक हो गया फिर बिरहोर। देखिए बिरहोर जो है वो बिरहोर की जनजातीय जनसंख्या बहुत ही कम है, इसलिए इसको जो है पहाड़ी कोरबा के साथ और बैगा के साथ मिलाकर इसके लिए अभिकरण तैयार किया गया है। ठीक है, ओके। तो बिरहोर का जो अभिकरण है, बिरहोर के लिए अभिकरण है वो देखिए, अगर पहाड़ी कोरबा प्लस बिरहोर, दोनों के लिए अभिकरण कहाँ खोला गया है? दोनों के लिए अभिकरण एक साथ मिलाकर कहाँ खोला गया है? जसपुर में खोला गया है। ठीक है, जसपुर में खोला गया है। ठीक, अब जो इसी के अंतर्गत ही ले लो, बैगा और बिरहोर, बैगा जनजाति और बिरहोर जनजाति को मिलाकर, बैगा और बिरहोर जनजाति को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर दोनों के लिए अभिकरण कहाँ खोला गया है? ये बिलासपुर में खोला गया है। ठीक है, बिलासपुर में खोला गया है। याद रखते जाइए इसको, जगह का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन फट से आएगा और आपको फट से आंसर करना है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, या व्यापम हो, या CGPSC हो, किसी भी चीज़ का ये है, तो ये हमेशा आएगा इससे क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये इनके लिए हो गया भाई। अब हो गया ये क्या है? केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 5 PVTG ग्रुप, 5 PVTG। ठीक है, और 2 राज्य सरकार द्वारा, दो राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, एक पंडो है और दूसरा भुंजिया, एक पंडो और भुंजिया। इनका अभिकरण कहाँ है? पंडो जनजाति के लिए अभिकरण जो है सूरजपुर जिले पे है, सूरजपुर जिले में है। ठीक, और भुंजिया जनजाति के लिए जो ये है अभिकरण है वो रायपुर जिले में है, रायपुर जिले में है। ठीक है, देखिए पंडो जनजाति है ना, पंडो जनजाति को हम क्या मानते हैं? पंडो जनजाति को हम क्या मानते हैं? राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र, तो राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र मानते हैं। और राष्ट्रपति का निवास अगर छत्तीसगढ़ में कहीं है तो वो सूरजपुर ज़िले में है। तो इस विशेष पर हम किसी दिन और क्लास लेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।